हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का राजन सीरीज। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके राजन सीरीज में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक पढ़ चुके थे और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों का वर्णन कीजिए। ये आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपका 2018 का टोटल पेपर सॉल्व कराया है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं, आपका 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों के विषय में बताना हमें। तो देखिए, चीनी उद्योग सबसे पहले है। चीनी उद्योग के विषय में जानते हैं। दोस्तों देश में चीनी, यहाँ पे चीनी होना चाहिए। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ चीनी की 109 मिलें हैं। भारत का लगभग 30% चीनी उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन और था कि सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ है, तो वो है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों चीनी के मिलें मुख्यतः गोरखपुर, देवरिया, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, प्रयागराज, बस्ती, बरेली में है। तो उत्तर प्रदेश के इन सारे जिलों में चीनी मिले हैं। दोस्तों इसी उद्योग के अंतर्गत दानेदार चीनी के अतिरिक्त खांडसारी शक्कर, जिसे हम तगार भी कहते हैं, ये बनाई जाती है। गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और दोस्तों इसके यहाँ पे देखिए, गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं? सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरपुर और मेरठ। तो ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहाँ पर प्रमुख केंद्र हैं गुड़ बनाने के। अब दोस्तों हो गई यहाँ पे चीनी उद्योग की बात। अब हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे है उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देश में तृतीय स्थान है। यहाँ सूती वस्त्र की 68 मिलें हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और जैसे जैसे हम लोग अलग अलग उद्योग धंधों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कॉपी में उद्योग धंधा लिखिएगा। जैसे यहाँ पे आप सूती वस्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो सूती वस्त्र के विषय में एक तरफ लिखिए और एक तरफ वहाँ से संबंधित जो जिले हैं उनके नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल 68 मिले हैं। ये मिले कानपुर, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, प्रयागराज, मऊ, वाराणसी, रामपुर। कानपुर में मोटे और मध्यम प्रकार के तंबू, ढेरे और दुस्ती कपड़ा अधिक बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कपड़े के प्रकार भी बताया कि किस तरह के कपड़े बनाए जाते हैं हमारे यूपी के अलग अलग जिलों में। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा 13 कताई मिलों का संचालन किया जा रहा है। इसमें से 5.2 लाख ताकुओं की क्षमता वाली मशीनें लगाई गई हैं और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ द्वारा 11 कताई मिलों का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों दरियां बनाने के प्रमुख केंद्रों में बरेली, आगरा, इटावा, सीतापुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर तथा मुरादाबाद। तो दोस्तों दरियां जो हमारे यहाँ फर्श पे, जब भी हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम वगैरह होता है तो फर्श पे दरियां बिछाई जाती हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पे बनती हैं? तो इनके प्रमुख केंद्र है बरेली, आगरा, इटावा, सीतापुर और मिर्जापुर, शाहजहांपुर तथा मुरादाबाद। तो अब हम देखते हैं गलीचे बनाने के। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऐसे ही आप छोटे छोटे पॉइंट बना बना के लिखते जाइएगा और इससे आपके क्या होंगे कि एक ही बार में आपका याद भी हो जाएगा और साथ ही साथ जब आपको रिवीजन करना रहेगा, फास्ट रिवीजन एग्जाम के टाइम पे, वो आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो गलीचे के केंद्र देखिए कहाँ कहाँ, आगरा है, वाराणसी है, मैनपुरी और मिर्जापुर में। दोस्तों कपास ओटने के कारखाने प्रदेश के लगभग सभी बड़े नगरों में केंद्रित हैं। कपास से ही वस्त्र बनाए जाते हैं, तो आपको पता ही है। दोस्तों अब हम देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग। दोस्तों ऊनी वस्त्र उद्योग में एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है।
तो यहाँ पे देखिए ऊनी वस्त्र उद्योग। अब आप ऐसे ही उद्योग का नाम और उद्योग से संबंधित जो जिले हैं इसी तरह से आप कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और वो आपके द्वारा बनाया गया है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊनी उद्योग के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो ऊनी वस्त्र उद्योग का भी प्रदेश के कुछ केंद्रों में विकास हुआ है। मिलों की संख्या 8, इनमें से 7 कताई की तथा एक संयुक्त मिल है। प्रमुख केंद्र है इसका कानपुर, यहाँ की लाल इमली मिल। तो लाल इमली मिल ऊनी वस्त्र उद्योग से संबंधित है, यह आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। और इसके अलावा मिर्जापुर में भी एक मिल है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको आपके प्रदेश के जो भी जिले हैं उनके प्रमुख उत्पाद और उनसे संबंधित उद्योग धंधे, इसके विषय में आप पढ़ ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप यूपी का एक मैप लीजिए, यहाँ पे सिंपल सी बात, यूपी का एक मैप लीजिए और उसमें अपने जितने भी जिले हैं उनको देखिए और उन जिलों के उत्पाद को फिल कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप मैप के थ्रू डायरेक्शन भी आपको पता रहेगी कौन सा जिला किधर है, और साथ ही आपको ये भी पता रहेगा कि किस जिले में क्या उद्योग धंधे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप दिया सलाई उद्योग के विषय में पढ़ रहे हैं। इस उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, बरेली है। तो दिया सलाई उद्योग कहाँ का है, बरेली का है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, छावनी, दरामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं, लेकिन प्रमुख केंद्र कहाँ है, बरेली में। अब हम देखेंगे चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग प्रदेश का उन्नतशील उद्योग है। प्रदेश का कानपुर नगर चमड़ा उद्योग के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। आगरा, मेरठ, लखनऊ से बरेली में चमड़ा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे आपके चमड़ा उद्योग, आपके सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है, कानपुर है। और उसके बाद क्या है, आगरा, मेरठ, लखनऊ, बरेली चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कागज उद्योग। राज्य में कागज की मिलें सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा लखनऊ में स्थित हैं और सर्वाधिक मिलें मुजफ्फरनगर में हैं। दफ्ती कागज, जिसे कार्डबोर्ड बनाने के लिए प्रयागराज बनाने की जो मिलें हैं ये प्रयागराज में है, कानपुर में है, सहारनपुर तथा मेरठ में है। मेरठ में गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाए जाते हैं। तो ये आपके कुछ फैक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं कांच उद्योग। दोस्तों कांच उद्योग उत्तर प्रदेश राज्य के देश के कांच उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो राज्य में कांच कारखाने की कुल संख्या 32 है तथा चूड़ियां बनाने के 90 कारखाने हैं। फिरोजाबाद विश्व प्रसिद्ध चूड़ियों का निर्माण केंद्र है। तो फिरोजाबाद। अब देखिए फैजाबाद के अतिरिक्त बहजोई, नैनी प्रयागराज में है और मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, बालावरली, शासन, सिकोहाबाद, हाथरस कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। सबसे अधिक लघु उद्योग गाजियाबाद में स्थित हैं और बृहद तथा मध्यम दर्जे की गाजियाबाद में 114 इकाइयां स्थित हैं। तो ये आपके फैक्ट हो गए कांच उद्योग से संबंधित। अब दोस्तों हम देखेंगे एल्यूमिनियम उद्योग। प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का एकमात्र केंद्र सोन नदी की घाटी में स्थित मिर्जापुर जिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पे है, मिर्जापुर। और दोस्तों मिर्जापुर जिले के रेणुकोट नामक स्थान पर स्थित एल्यूमिनियम कारपोरेशन के कारखाने में नजदीक के वाराणसी तथा बांदा जिले से प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग करके एल्यूमिनियम धातु के पिंड और चादर बनाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त मेरठ, अलीगढ़, कानपुर तथा मथुरा आदि नगरों में एल्यूमिनियम चादरों से बर्तन बनाने के छोटे छोटे कारखाने स्थित हैं। तो दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योग आपका सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है, मिर्जापुर है। मिर्जापुर जिले के रेणुकोट नामक स्थान पर हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन कारखाने, ये कारखाने का नाम है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन, जिसमें नजदीक के वाराणसी और बांदा जिले से प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग करके एल्यूमिनियम धातु के पिंड और चादरें बनाई जाती हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे रासायनिक उद्योग। इस उद्योग के प्रमुख, यहाँ पे हम देखेंगे इस उद्योग के अंतर्गत मुख्य रूप से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अन्य उद्योगों के लिए रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है।
यहाँ पे देखिए गंधक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडा ऐश, अमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर, दवाइयाँ, रंग रोगन आदि में प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में गंधक का तेजाब बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना, कानपुर में सोडा ऐश और अमोनिया क्लोराइड बनाने का कारखाना, वाराणसी में कृत्रिम रबड़ का कारखाना, बरेली में है, और गंधक का तेजाब व अन्य रासायनिक पदार्थ बनाने का कारखाना गाजियाबाद तथा लोहे के कड़ों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने के कारखाने प्रयागराज के शंकरगढ़ में स्थित है। तो ये दोस्तों रासायनिक उद्योग हो गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप मेन पॉइंट केवल लिखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत डिटेल दिया है, इतना डिटेल आपके पास टाइम नहीं रहेगा लिखने के लिए। और यहाँ पे देखिए अब आपको केवल क्या करना है, जिस तरह से मैंने बताया कि आप कॉपी में एक तरफ उद्योग धंधे और एक तरफ उससे संबंधित जिले आप इस तरह से लिख लीजिएगा, और इसको आप फटाफट याद भी कर लेंगे। और इससे क्या होगा कि आप जब इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में तो आपको फैक्ट तो पता ही रहेगा, तो आप एक्सप्लेन करके आसानी से लिख ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्प्रिट और शराब उद्योग। दोस्तों स्प्रिट एवं शराब बनाने के कारखाने गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, दौराला, मंसूरपुर और नवाबगंज। नवाबगंज किसको कहते हैं? गोंडा। अब आगे चलिए हम देखते हैं साबुन उद्योग। दोस्तों साबुन बनाने के कारखाने कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ व अन्य नगरों में केंद्रित हैं। तो ये साबुन उद्योग हो गया। अब खाद्य तेल देखेंगे। उत्तर प्रदेश में तेल की आधुनिक बड़ी मिलें कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और मोदीनगर में है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं सीमेंट उद्योग। दोस्तों सीमेंट कारखाने चुर्क यानी कि सोनभद्र, डल्ला, चुनार ये मिर्जापुर में पड़ता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर तथा रायबरेली में स्थित है। अब कृषि यंत्र निर्माण। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के निर्माण में उद्योग की स्थापना आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में हुई है। तो यहाँ पे कृषि यंत्र से संबंधित जो भी उपकरण बनाए जाते हैं उनसे संबंधित ये जिले हैं, जहाँ बोने, जुताई, निराई, फसल काटने, गहने और उसाने, दुग्धशाला, कुक्कुटशाला जहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह पाली जाती हैं, उपस्कर लिखा है यहाँ पे, उपकरण होना चाहिए, पादप संरक्षण उपकरण तथा फार्म परिवहन उपकरण आदि बनाने के कारखाने हैं। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे साइकिल उद्योग। तो साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं आगरा, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज। यहाँ रॉयल प्रिंस, पॉपुलर हंसा, जय हिंद, एशिया, साइब्रो आदि साइकिलें बनाई जाती हैं। और यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में देखें तो गत वर्षों में बहुत ही तीव्रता से विकास हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के साथ साथ सहयोगी संसाधनों की भी स्थापना हुई है। और ये देखिए कहाँ पर है, सबसे पहले जानते हैं। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रदेश के विभिन्न नगरों में हुई है, जिनमें नोएडा, साहिबाबाद, पनकी जो कि पनकी कानपुर में पड़ता है, रायबरेली और लखनऊ प्रमुख हैं। और इंजीनियरिंग उद्योग अब देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों इंजीनियरिंग उद्योग में सामान्यतः सभी धातुओं के निर्माण संबंधी उद्योग इस उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं, लेकिन प्रदेश में इसके विकास की दृष्टि से मुख्य रूप से संरचनात्मक अभियांत्रिकी, औद्योगिक संस्थान, मशीन टूल्स, हल्की निर्माण कला तथा विद्युत उपकरणों से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ है। और इसके अंतर्गत प्रयागराज के पास स्थित नैनी में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना उल्लेखनीय है। तो ये प्रयागराज का त्रिवेणी अलमारी भी बनती है, आपको पता ही है। तो इसके अलावा इसमें हाइड्रोलिक पेवेस्टाइल ट्रांसमिशन टावर, इस्पाती पुल, एलडी कन्वर्टर और औद्योगिक भवनों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ट्रेनें तथा भारी इस्पात के ढांचे बनाए जाते हैं। तो ये इंजीनियरिंग उद्योग है दोस्तों। अब हम देखेंगे यहाँ पे जूट उद्योग। दोस्तों जूट उद्योग राज्य में 3 मिलें हैं इसकी, कानपुर में, सहजनवा, गोरखपुर में। तो 2 कानपुर में है और सहजनवा गोरखपुर, जो कि गोरखपुर के आसपास सहजनवा पड़ता है, आपको पता ही है। जो लोग गोरखपुर के आसपास के होंगे उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा। और पैसेंजर ट्रेन वगैरह सहजनवा में रुकती भी है। तो यहाँ पे देखिए रेशमी वस्त्र उद्योग। तो दोस्तों रेशमी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र वाराणसी, कानपुर, इटावा, मोदीनगर है।
वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ अपनी गुणवत्ता के लिए देश विदेश में भी विख्यात हैं, आपको पता ही है। वनस्पति घी में देखें तो मोदी नगर, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गाजियाबाद में वनस्पति घी बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे खाद उद्योग, प्रदेश में खाद बनाने के प्रमुख कारखाने गोरखपुर, कानपुर में है। यहाँ पे देखिए मगरवाड़ा, कानपुर, प्रयागराज में फास्फेट खाद भी बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए सूक्ष्म यंत्र बनाने का उद्योग कहाँ पे है। इस उद्योग के अंतर्गत जलमापक मीटर, औद्योगिक हीरे, अन्वीक्षण यंत्र, स्टेथोस्कोप आदि बनाए जाते हैं। इसका प्रमुख केंद्र लखनऊ है। तो ये दोस्तों आपके प्रमुख उद्योग और उनसे संबंधित जिले, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह से दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा, एक तरफ उद्योग लिख के और एक तरफ उनसे संबंधित जिले, क्योंकि आपको उद्योग और जिलों के विषय में ही मुख्यतः बताना है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग क्या हैं। आपका क्वेश्चन ही यही था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख शक्ति के साधन बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, मिर्जापुर लोहा उत्पादक क्षेत्र। तो दोस्तों देखिए आपके ये 2018 के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन सब मैंने आपके 2018 के प्रश्न पत्र में मैंने सब सॉल्व करा दिए हैं। आप उसको जरूर सर्च करके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी वीडियो मैं जिस सब्जेक्ट की बनाती हूँ उन सबको मैं उसी सब्जेक्ट से संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं ऐड करती जाती हूँ। तो इससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी उस सब्जेक्ट की अभी तक की वीडियोज बनी है वो आपको सब मिल जाएंगी जब भी आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शक्ति के साधन, तो इसमें बहुत ही शॉर्ट में दिया है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से डिटेल किया। और ये क्वेश्चन 25 भी इसमें देखिए बहुत शॉर्ट दिया है, जबकि जो मैंने सॉल्व करा है उसमें देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से संबंधित जो त्यौहार हैं और प्रमुख तीर्थ स्थल बहुत ही डिटेल में है। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा आप डिटेल, यही रीजन था दोस्तों जब मैं नोट्स बना के आपको पढ़ाती थी तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। बहुत सारे मेरे भाई बहन कहते थे कि मैम शॉर्ट बनाइए, शॉर्ट बनाइए। तो मैंने उनसे कहा भी अगर मैं लॉन्ग पढ़ सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका तो सिलेबस ही है, आपका तो क्लास में उतना सारा सिलेबस है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन दोस्तों देखिए जब हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें पूरी तो अगर नहीं भी याद है तो भी उसका जो सार होता है वो याद रहता है। लेकिन अब बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें हमें भूल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रमुख त्यौहार पूछा गया है और तीर्थ स्थल पूछे गए, ये भी आपके 2018 का ही क्वेश्चन है, ये भी मैंने सॉल्व कराया है। तो इसमें देखिए होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, देवी पूजन, विजयदशमी, मकर संक्रांति। तो दोस्तों देखिए इसमें प्रमुख त्यौहार में केवल हिंदू से रिलेटेड प्रमुख त्यौहार दिया है, जबकि उसमें मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी सबके प्रमुख त्यौहार लिखा है। और यहाँ पे देखिए तीर्थ स्थल काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल दिया है। दोस्तों यहाँ पे उसमें मैंने जो लिखा है उसमें मैंने बहुत सारे तीर्थ स्थलों के नाम भी बताए हैं आपको। तो उस तरह से आप तैयार करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुई, जनगणना का महत्व बताइए। इसमें देखिए भारत में जनगणना प्रारंभ हुई 1872 ईस्वी में। और जनगणना का महत्व देख लेते हैं दोस्तों। जनगणना का अलग अलग तरह से महत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक देश में जनसंख्यात्मक समंकों का महत्व होता है। किसी भी देश के योजनाबद्ध विकास के लिए जनसंख्या संबंधी समंक अत्यंत उपयोगी होते हैं। जनगणना के महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे समाजशास्त्रीय महत्व। तो दोस्तों समाजशास्त्रीय महत्व देखिए जनसंख्या का आकार और उसकी संरचनात्मक विशेषताएं। तो दोस्तों देखिए जनगणना का महत्व इसलिए भी होता है कि ये पता चलता है कि जनसंख्या का आकार क्या है और उसकी संरचना किस तरह की है। तो ये आपका पहली विशेषता हो गया समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। और दूसरा क्या है कि विभिन्न वर्गों, जातियों, संप्रदायों, धार्मिक व्यक्तियों का जनसंख्या में स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जनगणना कराने से क्या पता चलता है कि जो अलग अलग जातियाँ, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय हैं और धार्मिक व्यक्तियों का जनसंख्या में कितना स्थान है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर आ है कि जनसंख्या में जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात और उसके बाद विवाह आदि। तो दोस्तों ये भी पता चलता है कि जनसंख्या के आधार पर हम ये पता करते हैं कि जो मृत्यु दर है वो कितनी रही, जन्म दर है वो कितनी रही, स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है, कितने
व्यक्तियों का विवाह हुआ, कितने अविवाहित हैं, ये सारा डिटेल मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए द है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात, तो ये भी पता चलता है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या कितनी है। और साथ ही यहाँ पर देखिए यह है शैक्षणिक तथा व्यावसायिक स्थिति, और शैक्षणिक कितने लोग शिक्षित हैं और कितने लोग अशिक्षित हैं, किसका क्या व्यवसाय है, इन सब के बारे में जनगणना करने से पता चलता है। दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे अर्थशास्त्रीय महत्व। दोस्तों अर्थशास्त्रीय महत्व में देखिए पहला है किसी भी देश के आर्थिक विकास की योजनाओं को बनाने और सफलतापूर्वक संचालित करने में जनगणना का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों देखिए अर्थशास्त्रीय महत्व का मतलब यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से रहेगी, इसका निर्धारण भी हम जनसंख्या के आधार पर ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में उसकी जनसंख्या कितनी है उसी के आधार पर ही जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग तरह की आर्थिक योजनाएं लेकर के आती है जिससे कि उस क्षेत्र का विकास हो। तो जब वहाँ की जनसंख्या का रेशियो पता होगा तभी वहाँ पे सही तरह से आर्थिक विकास की योजनाएं सफल होंगी। और यहाँ पर देखिए दूसरा है कि जनसंख्या की प्रवृत्ति के आधार पर अनेक आर्थिक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल सही है कि जनसंख्या की प्रवृत्ति क्या है, जनसंख्या अधिक से अधिक जनसंख्या कौन सा कार्य कर रही है, किस प्रवृत्ति का मतलब मेहनत करने से भी कि किसी भी क्षेत्र की अगर हम जनसंख्या बोले तो कुछ क्षेत्र की जनसंख्या जो होती है बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती है, तो उसी के आधार पर ही उसकी आर्थिक स्थिति निर्भर होती है कि अगर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक मेहनती है तो वहाँ पे प्रोडक्शन अधिक होगा जिससे कि उत्पादन अधिक होगा, तो फिर आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। तो ये किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का निर्धारण हम जनगणना के आधार पर करते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है कृषि व्यवसाय की उन्नति के लिए जनगणना संबंधी आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों देखिए जनगणना संबंधी आंकड़े हम कैसे इकट्ठा करते हैं, वो हम जनगणना संबंधी आंकड़े इकट्ठा करते हैं जब हम जनगणना करवाते हैं। और किसी व्यवसाय की उन्नति, तो कृषि की उन्नति किस तरह की है इसके लिए भी जब हम जनगणना कराते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि अलग अलग जो भी क्षेत्र वहाँ पे जनसंख्या निवास करी है उनका व्यवसाय क्या है, उसी के आधार पर ही हम कृषि से संबंधित उन्नति से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं जिससे कि उस क्षेत्र में विकास हो सके। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है औद्योगिक प्रगति को प्रोत्साहन के लिए जनगणना संबंधी आंकड़ों का महत्व है। तो दोस्तों देखिए किसी भी क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए जनगणना आवश्यक हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 5 है जनगणना की सहायता से किसी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, बेकारी, निर्धनता, ऋणग्रस्तता आदि आर्थिक पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या है या फिर प्रति व्यक्ति आय क्या है, हम इसको कैसे निर्धारित करें, या वहाँ की निर्धनता क्या है, बेकारी क्या है और ऋणग्रस्तता क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम जनगणना के आधार पर ही निश्चित करते हैं कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, क्या वो गरीबी रेखा के नीचे है या फिर वहाँ की आय अच्छी है। और यहाँ पर देखिए नंबर 6 है जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर हम जनसंख्या और खाद्य सामग्री के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए अगर आपको अपने घर में ये नहीं पता रहेगा कि कितने लोग आज खाना खाने वाले हैं तो आप कैसे अपने घर के लिए खाना बना पाएंगे। तो यही रीजन है कि दोस्तों जब किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या हमें पता होगी तभी हम वहाँ उस क्षेत्र के लिए खाद्य सामग्री की पूर्ति कर पाएंगे। यानी कि खाद्य सामग्री में संतुलन, जनसंख्या और खाद्य सामग्री में संतुलन तभी हम बना पाएंगे जब हमें एक्यूरेट जनसंख्या पता होगी और वो जनगणना प्रतिवेदन के आधार पर ही हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कितने हमें खाद्य सामग्री की आवश्यकता है और कितनी जनसंख्या है। यहाँ पे देखिए नंबर 7 है जनगणना की सहायता से किसी देश की मानव शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। यह मानव शक्ति किसी देश की आर्थिक विकास की आधार भी होती है। तो दोस्तों देखिए
अगर हमारे देश की जनगणना नहीं हुई होती तो हमें कैसे पता होता कि हमारे देश की जो आबादी है वो पूरे विश्व की दूसरे नंबर की आबादी है। तो दोस्तों देखिए, इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो मैन पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग है, हम किसी भी चीज़ में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो कार्य होता है वो मैन के द्वारा, या कह सकते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पे मैन ना भी करे, अगर रोबोट करता है तो रोबोट भी तो मैन ही बनाता है। तो जब व्यक्ति रहेंगे तो वो कार्य और भी प्रगति से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी नहीं जरूरी है कि जनसंख्या विस्फोट हो जाए, यानी कि जनसंख्या इतनी अधिक हो जाए कि उसके लिए जो उपलब्ध सामग्री है वो हटाना भी मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों जनगणना की सहायता से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी जो जनसंख्या वो कितनी होनी चाहिए और कितनी खाद्य सामग्री में हम उसको सही ढंग से चला पाएंगे, या फिर कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, कितनी हमारे देश में कितनी जनसंख्या का जो क्षेत्र है निर्धारित किया गया, वो कितने लोगों के लिए हमारे देश में पर्याप्त साधन उपलब्ध हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नंबर 7 है, जनगणना प्रतिवेदन सरकार को राष्ट्रीय नीति के निर्माण में भी मदद करती है। तो जो भी राष्ट्रीय नीतियां बनती हैं उसमें जनगणना प्रतिवेदन जो तैयार किया जाता है उससे मदद मिलती है। जनगणना का व्यापारिक महत्व भी है, इसकी सहायता से हम भावी ग्राहकों का अनुमान लगा लेते हैं। तो दोस्तों व्यापारिक महत्व किस तरह से कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ के पॉपुलेशन देखते हैं, क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन के आधार पर ही हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करता है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन कम है तो हमारा बिजनेस भी नहीं ग्रो करेगा। तो दोस्तों इसलिए जनगणना आवश्यक हो जाती है कि जनगणना के आधार पर ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें क्या चीज़ की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 3 है राजनीतिक महत्व। दोस्तों जनगणना की सहायता से राज्यों का भाषा की दृष्टि से पुनर्गठन करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो जनगणना है इसी के अकॉर्डिंग ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। और यहाँ पे देखिए है जनगणना निर्वाचन क्षेत्र के सीमांकन में भी मदद मिलती है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारित किया जाता है ये जनगणना के आधार पर ही होता है। और यहाँ पर देखिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों की जानकारी भी जनगणना के द्वारा ही प्राप्त होती है। इससे उपयुक्त वर्गों के व्यक्तियों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व के निर्धारण में सहायता मिलती है। तो दोस्तों देखिए अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक वर्ग, इन सब के विषय में जानकारी जो मिलती है वो जनगणना के आधार पर ही मिलती है, क्योंकि दोस्तों जनगणना में आपके जाति, धर्म, लिंग और व्यवसाय, इन सारे चीज़ों का ब्यौरा लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए साथ ही साथ प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखिए है जनगणना की सहायता से नगरों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने में मदद मिलती है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल फैक्ट है कि जनगणना के आधार पर ही जो नगरों की विभिन्न श्रेणियां बनाई जाती हैं, और इस प्रकार जनगणना के से प्राप्त आंकड़े राजनीतिक क्षेत्र में भी विशेष महत्व रखते हैं। तो ये दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से जो जनगणना है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमिका प्ले कर रही है। और यहाँ पर हम देखेंगे अब पंचशील से आपका क्या अभिप्राय, इसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों देखिए 2018 में भी ये हमने सॉल्व कराया है, और 2017, 2019 ये पंचशील सिद्धांत जो कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आपके लगातार 17, 18 और 19 तीनों साल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक आधार है। तो आज भी दोस्तों पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधार है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था 20 जून 1954 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक आपसी बातचीत हुई थी, और इसी आपसी बातचीत को पंचशील सिद्धांत का नाम दिया गया है। दोस्तों इसमें देखिए 5 सिद्धांत कौन कौन से ये आपको याद रखने हैं। इसमें देखिए पहला क्या है कि प्रत्येक राज्य एक दूसरे के राज्य की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करेगा। पहला क्या है कि हर एक राज्य एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और साथ ही साथ उसकी जो सर्वोच्च सत्ता उसका सम्मान करेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या है, एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना, ये भी क्या है पंचशील सिद्धांत का दूसरा पॉइंट है।
अब यहाँ पर देखिए नंबर 3 है कि किसी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करना। दोस्तों देखिए पहला क्या था कि हर एक राज्य एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता का सम्मान करेगा, और दूसरा क्या था कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और तीसरा क्या है कि राष्ट्र के किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप ना करने की नीति का पालन करना, और चौथा है कि प्रत्येक राष्ट्र के लाभ हेतु सहयोग की भावना रखना। बहुत ही आसानी से आप समझने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा कि जो राज्य पहले में एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता का सम्मान करें, और दूसरे में क्या था कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करें, तीसरे में क्या है कि राष्ट्र के आंतरिक मामले में किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करने की नीति का पालन करना, चौथा है प्रत्येक राष्ट्र के लाभ हेतु सहयोग की भावना रखना, और पांचवा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना। तो दोस्तों ये पांचों आप लिख के याद कर लीजिएगा, समझ जाएंगे तो आराम से आपको याद भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके 2018 में ब्रह्म समाज पूछा था, लेकिन ये आपके 2017 में पूछा है कि ब्रह्म समाज की सामाजिक एवं धार्मिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ब्रह्म समाज की सामाजिक व धार्मिक उपलब्धियां हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्या है कि ईश्वर सर्वव्यापी निराकार तथा एक है। दूसरा है उसकी पूजा का अधिकार सभी को है, सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वो प्रसन्न होता है। और तीसरा ईश्वर कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है, मानव को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए तभी उसे मोक्ष मिलता है। और चौथा है कि उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों तथा बाह्य आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि ना भगवान की पूजा करने के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी तरह के बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर देखिए आत्मा अजर अमर, जबकि जो शरीर है हमारा वो नाशवान है, यानी कि वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। और नंबर 6 है मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों ये हैं ब्रह्म समाज के प्रमुख धार्मिक उपलब्धियां, और ये सामाजिक और धार्मिक उपलब्धियां हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के स्वरूप एवं कारणों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यह आपके 2017-2019 में पूछा गया है। दोस्तों असहयोग आंदोलन का स्वरूप क्या था कि आंदोलन ने पहली बार संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया था। इस आंदोलन से ये सिद्ध हो गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ गिने चुने लोगों की ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। क्योंकि दोस्तों ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये इसका जो हर साल सेशन होता था ना, तो देश में जितनी भी गतिविधियां होती थी या देश के लिए जो भी एजेंडा रखना होता था, इन सारे मैटर पे इस कांग्रेस के अधिवेशन में डिस्कस होता था। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पे देश से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते थे हिस्सा लेने, जो भी इसके सदस्य थे। तो दोस्तों आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला, और कोई जगह ऐसी नहीं बची जो आंदोलन के प्रभाव से अछूती रही। तो यहाँ पर देखिए आगे आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सक्रिय रूप से भाग लेना बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आज देखिए हमें आंदोलन करना या फिर हमें अपनी बातों को रखना बहुत ही आसान है हमारे लिए। लेकिन आप सोचिए, आपके जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, ना ही सोशल मीडिया था, फिर भी लोगों को जागरूक करने में हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे या फिर हमारे देश के जो भी क्रांतिकारी नेता रहे, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले की है। जहाँ पर अगर हम देखें गर्म दल में कांग्रेस के जो गर्म दल के नेता, उसमें लाला लाजपत राय, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करते हुए इतनी लाठियां खाई और अंत में उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब देखिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे दोस्तों? अंग्रेजों की भ्रांत धारणा को तोड़ना तथा कि जो कारण ये था असहयोग आंदोलन का कि अंग्रेजों के अंदर एक भ्रांत में धारणा बनी हुई थी कि भारतवासियों में
राजनीतिक चेतना का अभाव है। उन्हें ये लगता था, चूंकि दोस्तों हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ ये शुरू से, और वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारे यहाँ के लोगों के अंदर छल कपट नहीं था। तो जब अंग्रेज आते हैं अपने देश में तो उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो हमारे देशवासियों के ऊपर क्रूरता करने लगते हैं, अत्याचार करने लगते हैं, तो फिर देशवासियों के अंदर भी एक जोश आ जाता है कि अब हमें इनका डटकर मुकाबला करना है। तो एक तरह से भारतीयों में एक राजनीतिक चेतना आती है, और अंग्रेजों को ये लगता था कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना है ही नहीं, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ही नहीं है। और उनको ये भी लगता था कि जो भारतीय हैं वो दासता को, यानी कि गुलामी को भाग्य की नियति समझते हैं। उन्हें ये भी भ्रम था दोस्तों कि भारतीय जो हैं वो अपने आप को गुलाम मानते हैं, और उनको ये लगता है कि ये हमारी नियति है, ये हमारा भाग्य है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। आप देखिए, जितने भी क्रांतिकारी नेता हुए हैं वो उस जमाने में भी अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करते थे। और दोस्तों आपको याद है कि किसी भी कंडीशन में वो कभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं होते थे। आपको याद होगा दोस्तों, मंगल पांडे को दोस्तों फांसी दी जानी थी 18 अप्रैल को, और दोस्तों उस मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को ही। क्यों दोस्तों? क्योंकि 10 दिन पहले फांसी इसीलिए दी जाती है क्योंकि उन अंग्रेजों के मन में उनके लिए इतनी ज़्यादा दहशत हो गई थी। और दोस्तों आपको पता है कि छावनी में कोई भी जल्लाद उनको फांसी देने के लिए तैयार नहीं था। कोलकाता से उनके लिए 4 जल्लाद बुलाए गए कि उन्हें फांसी दी जाए, और 10 दिन पहले ही फांसी हो गई थी। तो दोस्तों ऐसे क्रांतिकारी देश में थे, ऐसे देशभक्त देश में थे कि अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था, बस उन्हें अपना देश स्वतंत्र देखना था। और दोस्तों आज उन्हीं के संघर्ष का परिणाम है कि आज हम लोग स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।